सादर नमस्कार। आपको इस समय नोट्स दिए जा रहे हैं मॉड्यूल 1, जिसका कि नाम है पाठचर्या व समावेशी शिक्षा। उसके भाग 1 के नोट्स हम दे रहे हैं। भाग 1 में हमने बना लिया है 25-25 सवाल हैं, उनके भाग में कर दिया है। जैसे भाग 1 25 सवाल का, जो अगला वीडियो आएगा वो भाग 2 का होगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे। और इसी प्रकार जो तीसरा भाग है वो वैसे शॉर्ट आंसर्स के लिए होगा। बहरहाल ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो मेरा ब्लॉग है ई क्लास JHSD के, इस ब्लॉग में यह पूरा मैंने प्रस्तुत किया है। और आप भी इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। कैसे हैं आप देखिएगा ज़रा। अब जैसे मैं इस लिंक को क्लिक करता हूं तो आगे देखना ये आएगा ऐसे। आपके समक्ष आज प्रस्तुत है मॉड्यूल 1 के भाग 1 का बहुविकल्पीय प्रश्नों के नोट्स। आप वीडियो या ब्लॉग का स्क्रीनशॉट लेकर इनसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 18 मॉड्यूल के बाद हम सबका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, ये सबको पता ही है आप सबको। इसमें ये नोट्स हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको जो शेष मॉड्यूल हैं उनके नोट्स प्राप्त होते रहें, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि हाँ भाई अगला मॉड्यूल है या यही है। जैसे मॉड्यूल 1 का भाग 1 है तो अगला वीडियो तैयार होगा भाग 2 का। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा होगा और उसके बेल आइकन को प्रेस करा होगा, ठीक है। और आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है नीले रंग में, eclass.jhsd का यूट्यूब चैनल का लिंक है। और जो मेरा ब्लॉग जैसे कि आप देख रहे हो उसका लिंक मेरा इसमें नीचे सेकंड नंबर पर दिया है। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो वीडियो आपको पूरा देखना होगा। चाहे आप मेरे ब्लॉग पर जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें अवश्य, और ब्लॉग से भी आप क्या करें, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जैसे चाहें आप करें। पहला क्वेश्चन, UDL के संबंध में क्या सही नहीं है? यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी है। यह कक्षा में सीखने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शामिल हैं। यह स्वीकार करता है कि एक आकार सबके लिए सत्य नहीं होता। तो भाई इसका जो आंसर है ऊपर अंडरलाइन है, यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी है। सही। अब सेकंड क्वेश्चन तैयार होता है हमारा, ये रहा। निम्न में से कौन सा एक UDL की सही व्याख्या नहीं करता? यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी व्यक्तिगत शिक्षण निर्धारित करने हेतु एक साथ काम करते हैं। और सी पॉइंट, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। और डी, यह सभी स्तर के बच्चों को सीखने के समान अवसर देता है। तो इसका सही आंसर भी ए है, जो कि अंडरलाइन है कि UDL की सही व्याख्या कौन नहीं करता है, कि यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है। अब आपको अवगत कराना है कि UDL के बारे में, कि UDL होता क्या है, क्योंकि बार बार UDL शब्द आ रहा है। तो UDL के लिए एक अलग हम वीडियो तैयार करेंगे आप सबके लिए कि UDL वास्तव में है क्या। और UDL के ऊपर क्वेश्चन भी आया था। निम्न में से कौन सा एक UDL के संबंध में सही नहीं है? यह छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार लचीली शिक्षण विधियों पर जोर देता है। शिक्षार्थियों की पसंद या संस्था के अनुसार दत्त कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें छात्रों को सीखने के लिए सामग्री तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है। और डी भाग क्या है, सीखने की सामग्री को कई रूपों में बांटना। तो इसमें सी पार्ट ये है, UDL के संबंध में क्या सही नहीं है? छात्रों को सीखने के लिए सामग्री तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं है, ये बात गलत है। फोर्थ क्वेश्चन, UDL किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता? बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता, और डी भाग क्या है, बहुसाधन निषेध। यही अंडरलाइन है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। मतलब UDL किस सिद्धांत पर
कार्य नहीं करता। कौन से सिद्धांत पर? बहुसाधन निषेध पर कार्य नहीं करता। 5th क्वेश्चन, कक्षा में विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग स्थानों के साथ यूडीएल क्या है? यूडीएल एक ऐसी व्यवस्था है जो क्या करती है? व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थान देता है, छोटे समूहों के कार्य के लिए स्थान देता है, या बड़े समूहों के कार्य के लिए स्थान देता है। तो इसका सही आंसर बड़े समूहों के कार्य के लिए स्थान देता है। 6th क्वेश्चन, कौन सा एक कथन शिक्षक के लिए समावेशी कक्षा हेतु आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता? सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरों की भावनाओं को समझना, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता और विश्वास। तो सी है ये, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता। तो ये समावेशी कक्षा में शिक्षक का एक गुण नहीं है ये। 7th क्वेश्चन, समावेशी कक्षा हेतु निम्न में से कौन सा एक शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता? क्या चीज? छात्रों की प्रशंसा, छात्रों के बीच के अंतर को समझना, संवेदनशील बनना, कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? कोई नहीं। निम्न में से कौन सा एक समावेशी कक्षा के प्रति अध्यापक के गुणों को नहीं दर्शाता? ध्यान करिएगा क्या लिखा है? समावेशी कक्षा के प्रति छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों से उन्हें दूसरे से परिचित कराना, ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना, छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करना, स्नेहशील व लोकतंत्रात्मक रवैया। तो इसका जो आंसर है बी पार्ट, जो कि अंडरलाइन हो रहा है, कि ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना, ये भी क्या है? समावेशी कक्षा के प्रति अध्यापक के गुणों को नहीं दर्शाता। 9वां क्वेश्चन, इनमें से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता? देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कई पॉइंट हैं, वो भी समावेशी कक्षा की बात हो रही है। अपनी सिखाने की शैली पर अडिग रहना, सीखने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बच्चों की तुलना से बचना, सिखाने की पद्धतियों में छात्रों के अनुसार बदलाव करना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप सिखाने की शैली पर अडिग रहेंगे, उसी शैली से आप किसी बच्चे को एक सवाल समझा रहे हैं, अगर वो होशियार बच्चा है तो जल्दी समझ जाएगा, और दूसरा ही है जिसका क्षमता कम है कुछ, तो उसको दिक्कत आएगी। लेकिन आप और तरीका नहीं अपना रहे, तो फिर वही लिखा है इसमें, अपनी सिखाने की शैली पर अडिग रहना, लचीली शैली नहीं है। निम्न में से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुणों को नहीं दर्शाता? देखिए समावेशी कक्षा आ रही है बार बार। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक यंत्रों के उपयोग में सहूलियत प्रदान करना, जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण बनाए रखना, यूडीएल का प्रयोग करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शैक्षिक सामग्री जैसे ट्रेलर, फ्रेम, अबेकस के प्रयोग में सहायता करना। इसमें क्या अंडरलाइन हो रहा है? जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण बनाए रखना। वही है आपको कि आप इस तरह कैसे शिक्षक दे रहे हैं कि लड़के लड़कियों में भेदभाव दृष्टिगोचर हो रहा हो आपकी पढ़ाई में। तो वही चीज़ है कि जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण को बनाए रखना। और आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, पाठ्यचर्या व समावेशी कक्षा मॉड्यूल का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? असाधारण परिस्थितियों, पाठ्यचर्या व समावेशी शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार प्रकट करना। पहली लाइन ए है ये। बी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में भर्ती कराना। सी है, समावेशी कक्षा व शिक्षा निर्माण की रणनीति बनाने में समृद्ध समझ विकसित करना। और डी कोई नहीं। तो आप खुद सोचिएगा कि भाई समावेश हम कर रहे हैं, विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों का अपने विद्यालय में समावेश करना चाहते हैं, उनको भी रखना चाहते हैं ना, और हम यही काम करें नहीं, हम करें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी और विशेष विद्यालय में भर्ती कराएं, तो मतलब ये क्या रहा फिर यह समावेशी कक्षा का उद्देश्य थोड़ी रहा इस मॉड्यूल का ये। तो बी पार्ट इसका आंसर है।
प्रत्येक देश का करिकुलम निर्धारित होता है उस देश की आर्थिक विकास नीति पर, औसत आय पर, कृषि विकास पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। सीधी सी बात है कि देश का करिकुलम मतलब पढ़ाई की वो बात है, वो शिक्षा के ऊपर ही तो होगी। आर्थिक विकास पर नहीं है, ना औसत आय, कृषि विकास, इस पर नहीं होगी ना। तो किस पर होगी ये? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। आइए चलिए 13वां सवाल, समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं कौन? समान मानसिक स्तर के बच्चे। क्या ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनका मानसिक स्तर समान हो? समान आय स्तर के बच्चे। क्या स्कूल में हमने ऐसे स्कूल बनाने हैं कि एक स्कूल में गरीब पढ़ेंगे, एक स्कूल में अमीर? या भिन्न भिन्न क्षमताओं व स्तर के बच्चे, लड़के और लड़कियां अलग अलग? आप खुद सोचिएगा कि क्या है इसमें अंडरलाइन हो रहा है, भिन्न भिन्न क्षमताओं व स्तर के बच्चे। तो क्या कहला रहा है? समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं। यदि हम भी विभिन्न स्तर के बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं तो परिणाम क्या मिलता है? रिजल्ट, बच्चों में सुधार, बच्चों में प्रगति भाई नहीं मिलती। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तो पीछे ही रह जाते हैं। सभी कथन गलत है भाई, कोई सही है ही नहीं। तो नहीं, आप ये खुद आजमा के देखिएगा, करिएगा ऐसे, और जैसे वो टेक्निक यूज़ की गई है तो आप ये पाएंगे कि बच्चों में सुधार मिलता है। और ये ध्यान रखिएगा कि हाँ, कि जो अच्छा बच्चा मीन्स जो अधिगम को आसानी से ग्रहण कर लेता है, जो क्या कह सकते हो जैसे होशियार है, तो उसके आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, और जिनका अधिगम क्षमता कम है तो उनकी भी आवश्यकता पूरी होती रहे। जैसे कि बी ग्रेड वाला बच्चा ए को पहुंचे, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि ए ग्रेड वाला बच्चा बी को पहुंच जाए। बस ये ध्यान रखना है। कक्षा में बच्चों की विभिन्नताओं को देखते हुए क्या आवश्यकता है? शिक्षक को अपनी अध्यापन विधियों में बदलाव लाना चाहिए। करिकुलम में लचीलापन कैसे ढूंढा जाए आवश्यक है। विभिन्न तरह की पेडागॉजी व उसकी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है। तो ये सारी की सारी बातें कैसी हैं? सत्य हैं। बच्चों की विभिन्नताएं तो होती हैं भाई, ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के समान नहीं है, ऐसा तो नहीं है ए बी सी डी जैसे हमारे हाथों की उंगलियां अलग अलग है। पाठ्यक्रम, सीखने का प्रतिफल, शिक्षक सहायक सामग्री, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्य पुस्तक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उक्त शब्दावलियों में तीसरे क्रम पर कौन है? पाठ्यचर्या। याद आया इस प्रश्न से, 16वें प्रश्न से कुछ? हाँ, याद आया होगा कि मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन था ना हमारे, जब मॉड्यूल में जब पूछा गया था हमसे, जब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे निष्ठा वाली में, तो हमसे पूछा गया था यही सारी चीज़ थे, उनको सही क्रम से लगाने के लिए बोला गया था कि हाँ, इनको सही क्रम से लगाइएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में क्या शामिल नहीं है? संवैधानिक मूल्य, धार्मिक व्यवसायीकरण, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक मूल्य तो शामिल है, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल है, लेकिन धार्मिक व्यवसायीकरण शामिल नहीं है। और सत्य कथन क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विद्यालय की पाठ्यचर्या के लिए मार्गदर्शन देती है। संघ शासित प्रदेशों और राज्यों के संदर्भ अलग होने के कारण पुस्तकों में विभिन्नता हो सकती है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से सूचनाएं, जानकारियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं अथवा कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो कोई नहीं, इसमें से कोई भी चीज सत्य नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या आ गया? कोई नहीं। 2019 तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है? 2 आई हैं। कब 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 आई हैं? 1968 और 1986। याद करने का तरीका बहुत आसान, क्या? 6 8 8 6 अंक बदल दीजिएगा, आंसर याद हो गया आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर एनसीईआरटी द्वारा पहली पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन सी सन में आई? सन 75, सन 88, 2000, 2005। सन 75 में, 1975 में। इसलिए आप कैसे याद कर सकते हो कि आपको अगर ये पता है कि एक 1968 में है, अगली 1986 में, तो इसमें अगला देखो ऑप्शन क्या है? ए तो 1975 है ना, और बी 1988 है, तो 86 के बाद ही तो 88 है ना, तो 88 के मतलब तीनों बी सी डी ऑप्शन तो
हो ही नहीं सकते। 86 से पहले का ही तो ऑप्शन होगा। तो 86 से पहले का ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है इसमें? वो दिखाई दे रहा है 1975। सेंस लगाइए जरा सा, तुरंत आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 2020 की 5+3+3+4 शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? इसका आंसर है 3। क्यों? क्योंकि दो तो हम बता ही चुके हैं, 68 और 86, और थर्ड ये रही। एनसीईआरटी ने किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम तैयार किया है? ये आपके लिए मैंने छोड़ा है। 1 से 10 या 1 से 12, आपको इसमें से देखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? स्कूल शिक्षा में पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षा प्रबंधन के लिए निर्देश प्राप्त करना, छात्रों को व्यवसाय प्रदान करना। यह उच्च शिक्षा का भी मार्गदर्शन करती है। यह कोई नहीं, सिंपल सा आंसर है इसका, छात्रों को व्यवसाय प्रदान करना। ये शिक्षा नीति का काम नहीं है कि छात्रों को व्यवसाय प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, जिसके लिए मैंने कहा था, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरा। और इस प्रकार 23 क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आपको करना क्या है, आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और फिर मैंने ब्लॉग का एड्रेस देखिए ऊपर लिख कर आ रहा है, eclasses.blogspot.com, ये सीधा लिख कर आ रहा है। आप इस पर जाके अपने ब्राउज़र पर इसे पेस्ट करेंगे तो सीधा एकदम लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और अगले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती रहे समय से। थैंक यू।